बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब का नया बयानिया उनको क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, और प्रोजेक्ट इमरान खान के लाने वालों के ख़िलाफ़ जो वो खड़े होने का फ़ैसला कर चुके हैं, उससे उनको क्या उम्मीदें वाबस्ता हो सकती हैं, और ये वही क्या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया तसव्वुर किया जाएगा, और फिर नए आर्मी चीफ इस सारे मामले के अंदर क्या किरदार अदा करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को आप ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब से वो किस बात पर नाराज़ हैं। ये भी आपके साथ तमाम बातें आज वीडियो के अंदर शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब की कहानी चली थी 2016 के अंदर, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आते ही फैज़ हमीद साहब को ये ड्यूटी सौंपी थी कि इमरान खान को लाना है और नवाज शरीफ को माइनस करना है। एक्चुअल में तो वो एक रिफ्ट थी जो उस वक्त चल पड़ी थी, जिसमें हामिद मीर साहब के ऊपर हमले के बाद से जनरल राहील शरीफ साहब ने आईएसआई हेडक्वार्टर का दौरा किया था, और नवाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब की अयादत की थी। उसके बाद से हालात कशीदा होना शुरू हो गए थे। फिर डॉन लीग्स का मामला आया, और फिर डॉन लीग्स के मामले के बाद सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई कि उस वक्त फिर वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया था, और फिर आपको याद होगा परवेज़ रफ़ीक साहब से भी इस्तीफ़ा ले लिया गया था। तो ये तमाम कहानी चली थी, लेकिन फिर बाजवा साहब ने आकर उनको अपॉइंट किया गया, और फिर बाजवा साहब ने आकर अपने इस सारे मामले के अंदर एक इंतहाई कलीदी वाइटल रोल जिसको कहते हैं वो प्ले किया, और उस कलीदी किरदार के नतीजे में ना सिर्फ जुडिशरी को इस्तेमाल किया गया, साकिब निसार साहब को इस्तेमाल किया गया, आसिफ सईद खोसा साहब को इस्तेमाल किया गया, और ये इस्तेमाल करते हुए जो है वो नवाज शरीफ की हुकूमत को माइनस कर दिया गया। प्रोजेक्ट इमरान खान बड़ा मशहूर हुआ आर्मी के अंदर, आर्मी के हल्कों के अंदर, और वो लोग बार बार इस बात पे बड़े कन्विंस थे कि इमरान खान साहब को लाने से मुल्क के हालात संवर जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर वही हुआ, बदकिस्मती से हालात जो हैं वो बेहतरी की जानिब जाने की बजाय हालात ख़राब हो गए। अब नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस तो आ जाता हूँ, सुबह की फ़्लाइट पकड़ता हूँ, वापस आ जाता हूँ, लेकिन मैंने आकर आवाम को फेस कैसे करना है। ये जो 1.5 साल की कारकर्दगी है, क्या आवाम इस 1.5 साल की कारकर्दगी को भूल जाएगी और मेरी कारकर्दगी को याद रखेगी? उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं आऊँगा तो इमरान खान के 4 साल की कारकर्दगी और अपने 4 साल की कारकर्दगी का मौज़ना आवाम के सामने पेश करूँगा। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अवाम किसी सूरत भी इस 1.5 साल की कारकर्दगी को, जो कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, जिसमें इकॉनमी ऊपर जाने के बजाय नीचे चली गई, जिसमें मुल्क डिफ़ॉल्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे पहुंच चुका है, किसी वक्त भी खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट जो है वो करने की सिचुएशन के अंदर दाखिल हो सकता है, और पाकिस्तान के रिजर्वायर्स जो हैं वो बहुत कम तरीन सतह के ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसी कारकर्दगी कैसे करके आवाम जो है वो भूल सकती है, जिसमें उनको हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट का सामना है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर जब नवाज शरीफ पब्लिक में जाएंगे, तो वो जाकर जब आवाम उनसे सवाल करेगी कि आपकी हुकूमत है, आपने ये क्या किया, आपके भाई ने ये हमारे लिए जो है वो काम नहीं किया, तो क्या आवाम उनसे उनकी पिछली 4 साल की कारकर्दगी याद करेगी? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो नहीं करेगी, बल्कि वो इस रीसेंट कारकर्दगी को ही सामने रखेगी, और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो इमरान खान को पहुंचेगा। और इमरान खान जो है वो चूँकि हुकूमत में नहीं है, और उनकी कारकर्दगी ही अवाम भूल चुके हैं, अवाम को नहीं याद। फरवरी 2022 तक वो पाकिस्तान के गैर मकबूल तरीन लीडर थे, लेकिन आज जब वो जनवरी 2023 के अंदर खड़े हैं तो वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। तो इस कारकर्दगी को अवाम भूल चुकी है जो इमरान खान की कारकर्दगी थी। तो नवाज शरीफ की पुरानी कारकर्दगी 13 से 17 तक की कारकर्दगी को आवाम कैसे याद रख सकती है? तो एक तो ये बात तय हो गई कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत गिराई जाए, लेकिन उस वक्त उनको मजबूर कर दिया गया था, इसलिए फिर ये लोग आए थे और इक़्तिदार का हिस्सा बने थे। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि मैं इनकी कारकर्दगी अवाम में जाकर नहीं बता सकता। दूसरी बात ये कि बयानिए के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर चलना है, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है, फैज़ हमीद साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है, साकिब निसार साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना है। अब ये लोग जब मुर्द इल्ज़ाम ठहराए जाएंगे, तो उस वक्त में जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है वो क्या अपने साबिक आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और अपने इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ गुफ्तगू को सुन पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त पाकिस्तानियों, इसका जवाब जो है वो आना बड़ा ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या मौजूदा सेटअप के अंदर जब नवाज शरीफ अपने फ़ायदा हासिल करने के लिए एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेकर चलेंगे, तो उस सूरत के अंदर क्या नवाज शरीफ के इस बयानी को
جب پبلکلی ڈسکس کیا جا رہا ہوگا تو کیا موجودہ آرمی چیف اس سارے سینیریو کے اندر یا فوج کا انسٹیٹیوٹ جو ہے اس سارے سینیریو کے فوج کا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اس سارے سینیریو کے اندر کیا وہ نواز شریف صاحب کو یہ سب کچھ کرنے کا موقع دے گا؟ اور کیونکہ دوسری طرف عمران خان بھی وہی کر رہے ہوں گے اور نواز شریف بھی وہی کر رہے ہوں گے، وہ بھی جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں گے اور نواز شریف بھی جنرل باجوہ کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہوگا، تو یہ ایک سابق آرمی چیف کے لیے بھی اور آرمی کے اپنے ادارے کے لیے بھی ایک ہزیمت کا باعث بنے گی یہ بات۔ کیونکہ میں جب اپنے فوجی بھائیوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اور آرمی آفیسر سے جب بھی کبھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ جب بھی سابق یا موجودہ حاضر آرمی آفیسرز کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کھل کر کہتے ہیں کہ کسی بھی آرمی چیف کے لیے یہ انتہائی باعث شرمندگی بات ہوتی ہے کہ جب اس کو پبلکلی ڈسکس کیا جائے ان اے نیگیٹو سینس، تو وہ کسی صورت بھی اس ہزیمت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ فوج اپنے فوج جو ہے وہ بحیثیت ادارہ اس کو نیگیٹو کانٹینٹ میں لیتی ہے کہ یہ ہم سب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوگی، ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ عمران خان بیسیکلی اس کو ڈسکس کیا جائے گا، نواز شریف صاحب پبلک میں آ کر کریں گے اور اس سارے کو لے کر کے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہ مجھے جو ہے وہ مشکل نظر آتا ہے فائدہ ان کو ملے گا۔ دوسری آج جو امپورٹنٹ خبر آپ کو دینی ہے وہ یہ ہے پاکستان اور روس کے درمیان جو تجارتی معاہدہ ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آج پاکستان نے روس کے ساتھ تیل اور گیس جو ہے اور ڈیزل جو ہے وہ درآمد کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ بڑا خوش آئندہ ہے۔ پاکستان اپنی ضرورت کا 35% تیل وہاں سے درآمد کرنا چاہتا ہے اور وہ مارچ سے اس کی کنٹینیوٹی شروع ہو جائے گی، اس کا یقیناً ایک امپیکٹ آئے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی کرنسیز کے اندر جو ہے فرینڈلی کرنسیز کے اندر اس کو ہم جو ہے وہ اس ٹریڈ کو کریں گے، نہ کہ یہ ڈالر کے اندر ٹریڈ ہوگی۔ تو یہ سب سے بڑی اور خوشائن بات ہے، یقیناً اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ پاکستان کا جو درآمدی بل ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، تیل سے لے کر کے جو درآمدی بل ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی، اور جو انٹرنیشنلی انفلیشن بڑھ چکی ہے اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی آ رہا ہے، اس انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ تو یہ ایک انتہائی خوشائن بات ہے جو آج کے اعتبار سے بتانا بہت ضروری تھی۔ مزید اس کے اندر فردر جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔